एब्रिविएशन फॉर्म किए थे, एब्रिविएटेड फॉर्म्स किए थे हम लोगों ने, एब्रिविएटेड फॉर्म्स लिखना सीख लिया था। जस्ट एक एग्जांपल के लिख रहा हूं। जल्दी से इसके लिए एब्रिविएटेड फॉर्म लिख दीजिए, जल्दी से इस कंपाउंड के लिए एब्रिविएटेड फॉर्म लिख दीजिए। हो गया, इसका आंसर आना चाहिए था 84E। चेक कर लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑक्सीजन के लिए चले जाएंगे, 2 फ्लोरीन के लिए चले जाएंगे, 1 बचेगा, हाफ वैल्यू आएगी, हाफ वैल्यू आपकी 1 लिखी जाएगी। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए हेडिंग डालते हैं, फाइंडिंग ज्योमेट्री एफ पर। बोलिए बेटा। P4 याद कर लेते हैं, P4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं पहले P4 ही, P4 स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। P4 बना हुआ भी है मेरे पास। ये स्ट्रक्चर है P4 का आपके, ये स्ट्रक्चर है P4 का। चारों फास्फोरस एटम, चारों एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। हर फास्फोरस एटम कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 3। फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5। कितने बॉन्ड में गए होंगे, बॉन्डिंग में गए होंगे? 3। कितने बचे? 2। कितने पेयर? 1। नाउ द थिंग इज कि हर फास्फोरस एटम के पास में एक लोन पेयर है। हर फास्फोरस एटम के पास में एक लोन पेयर है। लोन पेयर एक्चुअली में एटम का ही हिस्सा होता है, किसी के साथ पार्टिसिपेट होता है तो मिड में जाता है, यहाँ पे मिड में गया नहीं है तो बिल्कुल एटम पे ही होगा। तो ये बहुत चूंकि पास में ही होता है तो इसको ज्योमेट्री में हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। ज्योमेट्री सिर्फ किसके हिसाब से लिख रहे होते हैं? एटम्स और बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से। ना यहाँ पे एक लोन पेयर है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब दे लेते हैं, ठीक है? हाउ मेनी व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ओवर हियर? 60। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ओवर हियर? 60 लिखें, सवाल के आंसर लिखें ज्योमेट्री देख करके P4 की। How many bonds each phosphorus atom is making? How many bonds each phosphorus atom is making? 3. लिखें। How many bonds each phosphorus atom is making? 3. How many total bonds are there? How many total bonds are there? 6. How many total bonds are there? 6. Number of bonded electrons? Number of bonded electrons 12. एक बॉन्ड बनाने में 2 गए होंगे। Number of bonded electrons 12. Number of bond angles? Number of bond angles? Number of bond angles? 12। देखिए कितने फेस है? 1 2 3 4। हर फेस पे कितने एंगल आएंगे? 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के।
तो टोटल फेसेस 4, एक फेस में 3, टोटल एंगल्स 12। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8। ठीक है, कंफर्म यहां तक? ठीक, चाहे तो यहाँ पे 8-10 लाइनें गैप दे करके छोड़ दीजिए। उसका रीजन है कि अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं करा, मतलब कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, कितने पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं, रोटेशनल एक्सेस है, कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं कर रखे हैं। तो जब मॉलिक्यूल पूरा सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूल में हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सॉल्व करने से क्या हो जाता है कि जैसे मुझे इसके लिए इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए इक्वेशन हर डायरेक्शन में मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे कोई चीज सिमेट्री एलिमेंट में मिल रही होगी तो जो वैल्यू इधर के लिए होगी वही वैल्यू इधर के लिए होगी। तो इधर के लिए अगर वेरिएबल x था, इधर के लिए वेरिएबल y था, तो मैं कम से कम ये तो लिख सकता हूँ x = y होगा। तो इससे मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, कम। सॉल्व करना क्या हो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हेडिंग डालते हैं केस 1। हेडिंग डालते हैं केस 1। ठीक है, अभी रुक जाइए, जब बोलूं आराम से लिख लीजिएगा। ये AB टाइप का मॉलिक्यूल, AB टाइप के मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री कैसी होगी भाई? लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होगी? कुछ ऐसा होगा, किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो। अब मान लीजिए कि मैं A में एक लोन पेयर लगा दूं। लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि भाई ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। लोन पेयर दिखाई देगा नहीं, लोन पेयर बहुत छोटा होता था। ये फिगर तो मैंने सिर्फ इस वजह से लगा रखी है ताकि इजीली दिखाई दे, एक्चुअली में तो वो छोटा सा था, तो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और ये हिस्सा नहीं भी दिखेगा, तो भी आप ज्योमेट्री क्या लिख रहे हो? लीनियर। तो अगर ये केस AB का है, या फिर ABE का है, या फिर ABE2 का है, या फिर ABE3 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का ज्योमेट्री के लिए लीनियर एंड बॉन्ड एंगल अनडिफाइंड। पक्का। अगला केस देखते हैं, केस 2। अगला केस लिखते हैं केस 2। AB2। ठीक है, AB2 में कोई एक A होगा और इससे 2 B लगेगा। मैंने मान लीजिए A पे इस तरह से लगा, कंफर्म। यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स होगा R1 और इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स होगा R2 फिलहाल। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस तरह से बनाया, ये रिपल्सिव फोर्स होगा R1 का और ये रिपल्सिव फोर्स होगा
पक्का यहाँ पर R1 और R2 विल बी सेम, ट्रू और फॉल्स? R1 और R2 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, ट्रू या फॉल्स? बेटा ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? समथिंग कांस्टेंट इनटू q1 q2 अपॉन r²। इधर से ये जो फोर्स आ रहा होगा, ये हिस्सा पास में पड़ेगा, ये इधर से घूम करके ये R1 पास में पड़ रहा होगा, तो R1 की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा तो वैल्यू, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 ना। R1 और R2 जैसे कि दो स्प्रिंग मान लो एक सेकंड, जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, पक्का? तो अब ये मुझे बताओ कि क्या होगा यहाँ पर? ये दो स्प्रिंग की फैल रही थी, ये स्प्रिंग की ताकत ज्यादा है, इस स्प्रिंग की ताकत फिलहाल कम है, क्या होगा? इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तब दोनों तरफ से फोर्सेस कैसे होने चाहिए? सेम। और ऐसा कब होगा? जब दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर हो जाए। डिस्टेंस बराबर कब होगी? 180 डिग्री पे आ जाए, या सिस्टम कहां पर आ जाए आपका? लीनियर। तो द ज्योमेट्री विल बी लीनियर, ज्योमेट्री विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल, now it is defined. ठीक है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना ये लीनियर क्यों होगा, बाकी कोई और केस क्यों नहीं हो रहा होगा? थर्ड केस देखते हैं, केस 3 AB3। AB3 में A कहीं 3 आदमी लगा, ये 3 आदमी लगा, ठीक है? ये फोर्स मैंने R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया। यही 3 फोर्सेस होंगे 3C2 के, यही 3 रिपल्सिव फोर्सेस होंगे 3C2 के। अच्छा ये फोर्सेस मैंने मान लिए, ये फोर्सेस जब मैंने मान लिए, लेट्स सपोज, ठीक है ना, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 का होगा। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 कब होगा? 60 डिग्री पे, पक्का कर लो भाई। 60 120 120 स्टार्ट कर दो। करना कब?
देख लीजिए यहाँ तक। कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होगी एक अराउंड में, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अच्छा यहाँ पे एटम्स होंगे और द ज्योमेट्री विल बी रिटन एज ट्रायंगुलर प्लेनर। अब प्लेनर क्यों लिख रहा है मुझसे मत पूछिए, कोई मुझे समझ में नहीं आता। ट्रायंगल का प्लेन होना मजबूरी है मेरे ख्याल से, तो नॉन प्लेनर ट्रायंगल नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी जैसा कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर। Geometry is trigonal. Trigonal plane, and bond angle is 120. ठीक है यहाँ तक। अच्छा जैसे इसको मैं बॉन्ड 1 बुलाऊं, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 में 2 में 3 में ये तीनों आपस में सिमेट्रिक हैं या अलग अलग हैं? सिमेट्रिक। तो मैं अगर मैं रोटेट कर दूं 1 को 2 से या 2 को 3 से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नाउ द नेक्स्ट केस इज 3.1। दिशा खंडेलवाल बेटा, आप लाउड स्पीकर पे या ओवर द क्लास हैं और मेहंदी लगाने की बातें कर रही हैं, ठीक है? कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। आप नहीं चाहेंगे कि अपने बैच के साथ शेयर करें कि आप मेहंदी लगा रही हैं कि नहीं लगा रही हैं। नाउ कमिंग डाउन टू दिस वन, द केस 3.1, द केस 3.1 इज आई एम रिमूविंग वन बॉन्ड पेयर एंड चेंजिंग इट्स विद लोन पेयर, ठीक है? किसको हटा दें, 1 को, 2 को या 3 को? ये समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी को भी हटाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अगेन मैं ये यूज कर रहा हूं, ये दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा है एक्चुअल में। ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा आइडियली। अभी मैंने सिस्टम को 120 डिग्री पे ही रखा। अभी मैंने सिस्टम को कहां पे रखा हुआ है? 120 डिग्री। इसको मैं पिछले केस के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। R1 will be equals to R2 और नॉट? नहीं, क्या होगा? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है। लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड। अगर एंगल सेम है तो R1 और R2 में बड़ा कौन होगा अभी फिलहाल? R2। Here in this case R2 is greater than R1। 120 120 120, तो होगा क्या? R1 का एंगल थोड़ा छोटा होगा। जब छोटा होगा तो R1 बढ़ने लगेगा। जब एंगल पास करने लगोगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये R1 डैश हो जाएगी, ये R2 डैश हो जाएगा, ये R2 डैश हो जाएगा। R2 डैश और R2 में बड़ा कौन होगा? R2। और R1 डैश और R1 में बड़ा कौन होगा? R1 डैश। और R1 डैश और R2 डैश में बड़ा कौन होगा? सेम हो जाएंगे, तभी तो सिस्टम रुकेगा। और उस समय ये जो थीटा बनेगा, इस थीटा के बारे में क्या जानकारी दे सकते हो? इस थीटा के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? 120 से कम होगा, 120 से कम होगा।
तो ये ज्योमेट्री थोड़ी सी स्क्वीज कर गई होगी, ये ज्योमेट्री थोड़ी सी कंफर्म स्क्वीज कर जाएगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज वी शेप, एंगुलर और बेंड। तीनों ही नाम लिखते हैं, तीनों ही नाम लिखते हैं। तो ज्योमेट्री पहले लिख देते हैं, वी शेप, बेंड और एंगुलर। एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल? लेस देन 120 डिग्री। पक्का? सर हाँ बेटा, सर एक बार वापस बता दीजिएगा जब वो देखिए मैंने पहले 120 120 120 पे पढ़ा, ठीक है। वीएससी पेयर थ्योरी में याद करके देखिए, मैंने कहा था लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन व्हिच इज अगेन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब देखिए क्या होता है, अभी मैंने 120 पे माना हुआ डिस्टेंसेस बराबर है। डिस्टेंसेस बराबर होने के बाद अब होगा क्या कि R1 जो था वो बॉन्ड पेयर है, R1 जो है वो बॉन्ड पेयर है, जबकि R2 दोनों वो कौन से हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, ग्रेटर साइड में होगा। सो R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। यहां तक बात समझ में आई? जब R2 बड़ा होगा तो R2 की वजह से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, तो फोर्स करेगा क्या? ये जो फोर्स होगा यहाँ वाला, यहाँ से फोर्स ज्यादा लग रहा है सिस्टम में, ठीक है, ये फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देगा। जब स्क्वीज करेगा तो ये वाला फोर्स, रिपल्शन का फोर्स बढ़ने लगेगा क्योंकि इनका डिस्टेंस कम हो रहा होगा, और R2 क्या होंगे? वो घटने लगेंगे। तो R2 डैश जो बाद में आया, R2 डैश मैंने कहा R2 से कम होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़े होंगे, और R1 डैश R1 से ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस घटे होंगे। और ऐसा कब तक चला होगा? जब तक R1 डैश किसके बराबर ना हो जाए। और जब ये स्क्वीज हुआ होगा तो चूंकि पहले बॉन्ड एंगल 120 का था, पहले बॉन्ड एंगल 120 का था, तो बाद का बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा, इसकी गारंटी दी जा सकती है। पक्का? फिर से नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक केस बना सकता हूँ, मैं बनाने नहीं जा रहा। केस 3.2 का मुझे कोई बताएगा एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होगा? अगर मैं केस 3.2 बनाऊँ तो व्हाट शुड बी द एब्रिविएटेड फॉर्म? ABE2 की ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल अनडिफाइंड, कहानी की बताने की है नहीं उसमें 3.2 को, तो 3.2 को स्किप कर दे। Now we are going to AB4, case 4, heading का लीजिए case 4 AB4, one of the most important cases है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। AB4 में किस तरह से बैलेंस करें फोर्सेस को? AB4 में किस तरह से मैं बैलेंस करूं फोर्सेस को? इसको क्लियर है? चेक कर लीजिए। अरे चेक कर लीजिए, जल्दी चेक कर लीजिए, फिर मैं बनाऊं।
दिस ज्योमेट्री। यहां फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, कंफर्म कर लें, यहां फोर्सेस बैलेंस्ड, पक्का? ठीक, बड़ा अजीबो गरीब है, मैथमेटिकली सॉल्व करना तो दिक्कत वाला काम है। फिर भी B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4. How many forces are there? How many forces are there? 6. 6. पहले तो 6 फोर्सेस देख, कौन कौन से फोर्सेस हैं? फोर्सेस कौन कौन से हैं? B1, B2 के बीच का एक फोर्स होगा, B2, B3 का होगा, B3, B4 का होगा, B4। देखिए चारों फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो चारों फोर्सेस हैं, इसमें एंगल जो आ रहा है दोनों लाइंस के बीच में, बॉन्ड पेयर्स के बीच में, कितने का आ रहा है? ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन, ये टोटल x था, तो मिड पॉइंट x/2 पे होगा, इधर x/2 पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x/√2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x/√2। कंफर्म ना? और भी फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं? B1, B3 और B2, चेक कर लीजिए, ये फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, पक्का? ना? अब ये जो सिस्टम है, इसके सारे फोर्सेस बैलेंस हैं या नहीं? ये सिस्टम के सारे फोर्सेस बैलेंस हैं या नहीं है? है, बैलेंस है भाई, सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, इक्वल नहीं, बैलेंस्ड है। खड़े हो, थोड़ा सा एक आदमी मान लीजिए आपको सामने की, पीछे से सामने की तरफ x फोर्स लगा रहा है, और एक आदमी आपको सामने से पीछे की तरफ x फोर्स लगा रहा है, ठीक? एक आदमी आपको दाएं से बाएं की तरफ y फोर्स लगा रहा है और बाएं से दाएं की तरफ y फोर्स लगा रहा है, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो क्या फोर्सेस बैलेंस हैं? अगर इक्वल नहीं होंगे तो आगे पीछे तो चले जाऊंगा ना, मैं बैलेंस कहाँ हो जाएगा? हाथ दो, हाथ की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको y फोर्सेस लग रहा है, ये बैलेंस है। एक आपको दाएं से बाएं की तरफ y फोर्स लगा रहा है, एक बाएं से दाएं की तरफ y फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, पक्का? एक आगे से धक्का दे रहा है पीछे से, पीछे की तरफ x फोर्स से, और एक पीछे से धक्का दे रहा है x फोर्स से, तो क्या ये बैलेंस हो गए? अब ये चारों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं, तो क्या सिस्टम बैलेंस्ड है? पक्का? कंफर्म? आपके पास कितनी डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। 4 डायरेक्शन में नॉन जीरो फोर्सेस लग रहे हैं, बाकी डायरेक्शंस में जीरो फोर्सेस लग रहे हैं। हमेशा तो सारे फोर्सेस सेम नहीं होते ना, फोर्सेस तो आपके बैलेंस होने का तो तरीका अलग अलग होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में क्या सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, और किसी भी आदमी पे, मैं इसकी बात करता हूँ, इस पे इधर से फोर्स अगर x लग रहा होगा, तो ठीक इधर से फोर्स ये इधर की तरफ मूव करेगा तो घाटा है, इधर की तरफ मूव करेगा तो घाटा है, नहीं करने वाला। ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर से फोर्स y लग रहा होगा इधर से, तो इधर से भी फोर्स, तो ये इधर जाए तो इधर जाए, तो भी ये सही नहीं। सो क्या इस सिस्टम के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं? हाँ, इस सिस्टम के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, लेकिन सारे फोर्सेस इक्विवेलेंट नहीं, सारे फोर्सेस इक्विवेलेंट नहीं। ये लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इक्विवेलेंट नहीं।
ठीक है, चलिए नाउ आई एम जनरेटिंग अ हाइपोथेटिकल ज्योमेट्री। हाइपोथेटिकल ज्योमेट्री हो सकता है वो हाइपोथेटिकल रियल भी हो सकता है रियल ना भी। सो दिस केस वाज ऑफ स्क्वायर प्लेनर। This case was of square planar. This is one probability. इसमें सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, तो अगर मैं इनफाइनाइट प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक मिनिमा आया। This one is a probable structure, is a good structure। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया होगा, एक मिनिमा। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आया होगा, वही मिनिमा ग्लोबल मिनिमा होगा, इसकी गारंटी नहीं। आई एम चेकिंग कि क्या कहीं और में मिनिमा आ सकता है फर्स्ट, और अगर वो दूसरा मिनिमा आ सकता है तो वो इससे छोटा होगा कि इससे बड़ा होगा। तो आई एम जनरेटिंग अ थ्योरेटिकल ज्योमेट्री जहां पे ए से एक आदमी B1 जुड़ा हुआ है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे B2 जुड़ा हुआ है। दिस सिस्टम इज ऑफ एंगल थीटा। B3 भी जुड़ा हुआ है, B4 भी जुड़ा हुआ है। एंगल B1 A B2 इज थीटा। हाइपोथेटिकल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। एंगल B1 A B3 इज थीटा, एंगल B1 A B4 इज थीटा, एंगल B2 A B3 इज थीटा एंड सो। सारे एंगल थीटा। सारे एंगल थीटा होने से फायदा क्या होगा, सारे फोर्सेस इक्विवेलेंट हैं। जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबकी वैल्यू कैसी आएगी, सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी। तो फोर्सेस का बैलेंस होना जरूरी है या नहीं है, नहीं। अभी एक ही डायरेक्शन से सारे फोर्स लगा पक्का। अभी हमने केस क्या जनरेट किया है, चारों नहीं, छहों फोर्सेस इक्विवेलेंट का एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल केस जनरेट किया। अब हमें क्या कंफर्म करना है कि ये बैलेंस हो। एक चीज ये बैलेंस हो, सेकंड ये एग्जिस्ट कर पाए, क्योंकि देखने में क्या लग रहा है ये एग्जिस्ट करने वाला, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होने वाला नहीं, ऐसा लग तो रहा है कंफर्म। तो मैंने ये हाइपोथेटिकल केस जनरेट कर लिया और ये लिख लिया। मैं मान लूं ये आपने लिख लिया है, ये हाइपोथेटिकल केस है फिलहाल। नोट कर लिए। जैसे मान लो कि सिस्टम, आप एक सिस्टम है, आप पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, वो फोर्सेस बैलेंस है। मैंने एज्यूम किया कि वो फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस। अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, पक्का। अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो रिजल्टिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। और रिजल्टिंग फोर्स की वैल्यू 0 किस डायरेक्शन में होगी, हर डायरेक्शन में। कंफर्म कर लें, पक्का। लिखने की जरूरत लग रही हो तो लिख लीजिए। अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्सेस बैलेंस है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होगी और हर डायरेक्शन में 0 होगी। किसी भी डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 ही आना चाहिए, पक्का। देखिए, सवाल को हमेशा इस तरह से सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करना आसान,
मुश्किल करने को तो आप मुश्किल तरीके से भी कर सकते हो शायद, लेकिन महीना भर तो लगाना नहीं है उसके ऊपर। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ, सबसे सिंपली मुझे B1 दिखाई दे रहा था, सबसे सिंपली कितना दिखाई दे रहा था, B1 दिखाई दे रहा था। तो आई एम टेकिंग रिजल्टेंट फोर्स, आई एम टेकिंग रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ B1 एंड इक्वेटिंग इट इक्वल्स टू 0। अब मैं एक तीर से दो शिकार था, मेरे पास ये कंफर्मेशन नहीं था कि ये बैलेंस होगा कि नहीं होगा, मेरे पास ये भी कंफर्मेशन नहीं था कि ये थीटा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं फिर से मान ले रहा हूँ कि ये बैलेंस हो करके थीटा निकाल लेता हूँ, मतलब आई एम कैलकुलेटिंग थीटा एज्यूमिंग द सिस्टम इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर थीटा पॉसिबल आया, अगर थीटा पॉसिबल आया तो उस थीटा पे सिस्टम बैलेंस भी होगा, तो यानी कि सिस्टम बैलेंस भी हो सकता है। इक्विवेलेंट पहले से मैंने लिया हुआ है, इक्विवेलेंट पहले से मैंने लिया हुआ है, थीटा एग्जिस्ट कर गया बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंस भी कर सकता है और सिस्टम एग्जिस्ट भी कर सकता है। और थीटा एग्जिस्ट नहीं किया तो नहीं आया। ठीक है, सो आई एम कैलकुलेटिंग सिस्टम इन द डायरेक्शन ऑफ B1, A to B1। ठीक है, और assuming this force the numerical value of repulsive force is x, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिपल्सिव फोर्स होगा ही होगा, नॉन जीरो ही होगा, जीरो तो नहीं हो सकता है। तो A से B1 की डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कितनी है, x। ये रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कितनी है, x। पक्का इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालोगे तो कितनी फोर्स की वैल्यू आएगी, x cos थीटा। ये फोर्स की वैल्यू किसके लिए लिखी मैंने, B2 वाले के लिए। B3 वाले के लिए कितनी आएगी, B3 वाले की B1 की डायरेक्शन x cos थीटा। B4 वाले की B1 की डायरेक्शन में x cos थीटा, और सब मिला करके पक्का। देखिए जनरली क्या, मैं आपको ऐसे बताऊं कि कल मैं किसी क्लास में यही काम करा रहा था और इसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि गूगल करके इसकी वैल्यू निकालो, जो मैं भी आपको कहने वाला था। बट मैं आज जब आ रहा था तो इंस्ट्रक्शन सुन रहा था कि आप लोगों को यूज़ नहीं करना है मोबाइल फ़ोन एंड सो। पहली बात तो वो कंडीशंस मेरी क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं हर बात पे जाकर के बोलना पड़े, वो कहें कि गौरव सर तो सुनते ही नहीं है, हमारी भी नहीं सुनते, ठीक है। वो भी बार बार में अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कर सकते हैं, आप घर जाने के बाद में आईपैड पे कैलकुलेटर तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि मैं तुम्हें घिस्सू नहीं बनाना चाहता कि मतलब अंडर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, बिना बात के बैठ करके तुम कैलकुलेट ही कर रहे हो। तो वो कैलकुलेटर एक डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप इस समय गूगल यूज़ कर सकते हैं तो इसकी वैल्यूज चेक कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो फिर मैं चेक करके बताऊँ। घटी हुई है पक्का। पहली बात तो कॉस थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैं मूव करती है, 1 से -1 कॉस थीटा। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थीटा इज कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/2, और ये सॉल्व करके आपका आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। मैं इसको इसी तरह प्रीफर करता हूँ 28 मिनट्स में। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है 109 डिग्री 0.4 28/60। 28/60 की वैल्यू बताओ ना, 28/60 की वैल्यू 0.46 0.46 के आसपास भी आएगी।
ठीक है। और एनसीईआरटी इसी एंगल को लिखना पसंद करती है 109 डिग्री 109.5 कंफर्म। कुछ कहना चाहते हैं? ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो हर डायरेक्शन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरेट कर सकती है, सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रिया जनरेट कर सकती है। इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री। I think some Liebel or Van Hoff is credited with finding this theta at first. There is a sun temple in India. सुना होगा, काफी फेमस है, ठीक है। उसमें भगवान सूर्य की मूर्ति उन्होंने हवा में बैलेंस करके रखी थी विद द हेल्प ऑफ द 4 मैग्नेट्स। 4 मैग्नेट से अगर आपको किसी सिस्टम को स्टेबल करके रखना हो तो द ओनली ज्योमेट्री पॉसिबल इज टेट्राहेड्रॉन। इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री में आप बैलेंस नहीं कर सकते। वो इनफेमस मंदिर भी है कि कुछ ऐसा हुआ था कि राजा जो है, जो भी उसका चीफ आर्किटेक्ट होगा, उससे बीच में नाराज हो गया था किसी बात पे, उसने उसकी फैमिली को मरवा दिया, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट को उसने जिंदा रखा था ताकि वो मूर्ति और मंदिर कंप्लीट करा पाए, ठीक है। और ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट ने बनाया भी था, राजा जो है मंदिर के दर्शन करने गया, क्योंकि उसने मैग्नेट्स को दीवार के अंदर छुपा के रखा था, तो अकेला वही आदमी था जिसको पता था कि मैग्नेट्स कहाँ पर। और जब राजा पूजा कर रहा था तो सिर्फ उसने एक जगह पे हाथ रख दिया, मैग्नेटिक फोर्स खत्म कर दी वहां से somehow। तुरंत क्या हुआ? That's why it is also infamous। बट ये तभी हो सकता था जब उस आर्किटेक्ट को किसके बारे में पता हो। इन द एंशिएंट टेक्स्ट हमारे यहाँ और भी बहुत सारे सिस्टम है, खैर क्या हिस्ट्री पे जाने का कोई सेंस नहीं। सो दिस वाज वन ऑफ द केसेस। ये एक केस था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा पे रहनी थी, ये भी कंफर्म था, फोर्सेस आपके बैलेंस थे। इट वाज द प्रोबल ज्योमेट्री, लोकल मिनिमा था बट ये ग्लोबल मिनिमा नहीं था। वेयर लाइज द ग्लोबल मिनिमा ऑफ सिस्टम? दिस, ठीक है। नाउ सम अगर इनमें मूवमेंट्स फ्री होता, यहां पे मूवमेंट्स फ्री होता, लेट्स सपोज ये मूवमेंट फ्री होता, ठीक है, और इस ज्योमेट्री को आप सिर्फ जमीन पे छोड़ देते, ठीक है, तो अपने आप ये ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो गई होती? इस फिगर, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी डायरेक्शन में होल बने हुए हैं, दूसरी डायरेक्शन में वो कन्वर्ट होगा नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्रीज हैं जिसको मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फ्री कर सकता हूँ। जिनमें भी रिस्ट्रिक्शन फ्री कर सकता हूँ मैं तुम्हें इसी एग्जाम्पल से शो करूंगा कि अपने आप एक लोकल मिनिमा से ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दूसरे लोकल मिनिमा। और अगर दूसरा वाला ग्लोबल मिनिमा बन रहा होता तो फिर उसको कितनी बार भी पटकते रहिए, वो उसी ज्योमेट्री में रहे, कंफर्म। और अगर दोनों लोकल मिनिमा सेम पोटेंशियल एनर्जी पे लाई कर रहे हो तो जनरली क्या हो रहा होगा? जनरली क्या हो रहा होगा? हल्के से हिट से केस 1 कन्वर्ट होगा और केस 2 कन्वर्ट होगा केस 1। ऐसा कभी देखा हुआ है प्रैक्टिकली? केस 2 इन कन्वर्टिंग इनटू केस 1, केस 1 कन्वर्टिंग इनटू केस 2, कभी नहीं देखा? कभी वो बॉल नहीं देखी, लाल रंग की बॉल हवा में उछालो बाहर से ग्रीन हो जाती है? नहीं देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने इस तरह की बॉल्स देखी हुई है? 2 बस। कोई नाम भी होता होगा ना, बच्चों के खिलौने में आती थी मैजिक बॉल,
तो लिख लीजिए कम से कम एक बार, सर्च ही कर लीजिएगा गूगल पे, मुझे नहीं पता उसको बुलाते क्या है, मैंने तो अपने भतीजे के बर्थडे पे पहली बार देखी थी। ठीक है, एक बार देखिएगा वीडियो में। ठीक है, now the geometry is this one is b1 b2, this angle is that 109 degree 28 minutes, that particular theta, if I say theta, what is the value of cos theta? माइनस का 1/2। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो sin थीटा की वैल्यू निकालना, cos थीटा/2 की वैल्यू निकालना, ये सारी कहानियां करना आसान सा हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे तो आपके काफी काम आएगा, सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? b1 b2 के बीच का एंगल विद दैट थीटा 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 थीटा, कंफर्म? हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर देयर? ज्योमेट्री पहले तो लिख लें, पहले तो ज्योमेट्री लिख लें। इसमें ज्योमेट्री विल बी रिटन एज टेट्राहेड्रॉन या हेड्रॉन। द ज्योमेट्री विल बी रिटन एज टेट्राहेड्रॉन और हेड्रॉन। स्क्वायर प्लेनर वाज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वो उतनी अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं थी। लोकल मिनिमा था, ग्लोबल नहीं था। ग्लोबल मिनिमा पोटेंशियल एनर्जी कलाई करेगा आपका टेट्राहेड्रॉन। और यहां से मैं एक और स्टेटमेंट बहुत कहना चाहूँ। जैसे कई बार होता है क्या है कि AB4 का केसेस एनसीईआरटी होगी आप लोग के पास, एनसीईआरटी होगी ना इस समय, कुछ लोगों के पास तो होगी एनसीईआरटी, जिनके पास भी हो ओपन करें। उन्होंने AB4 लिखा है, AB4 का टेट्राहेड्रॉन आंसर लिखा। कैसे आंसर आया नहीं, कैसे आंसर ये टेट्राहेड्रॉन आया, क्यों फोर्सेस कैसे बैलेंस हुए, नहीं लिखा। तो एक नॉर्मल आदमी यहाँ पे क्या सोच सकता है, मतलब AB4 का ही आंसर होता है। क्यों आंसर होता है पता नहीं मेरे, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा पूछेंगे तो फिर वो क्या कह देंगे, सर केमिस्ट्री में तो ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री में तो इससे गंदा स्टेटमेंट मुझे तो पर्सनली कोई और नहीं लगता। अगर आप ढूंढेंगे तो कारण मिलेंगे, और नहीं ढूंढेंगे तो फिर पक्का। चलिए, now I am coming down to tetrahedron. How many bond angles are there? Number of bond angles. Number of bond angles 6. लिखें number of bond angles 6. अरे 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 4, पक्का। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इज 6. व्हाट इज द शेप ऑफ द या ज्योमेट्री ऑफ द फेस? इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द फेस? इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B1 B2 B3? What is the value of angle B1 B2 B3? 60। बिल्कुल सही। B1 B2 B3 के बीच का एंगल कितना बनेगा? 60। How many faces are there? 4. How many faces are there? So the geometry name is 4 similar faces. Hedral means similarity of faces. Tetra is 4. So 4 similar faces. The geometry generated by 4 similar faces is tetrahedron. Confirm? Close ended होनी चाहिए, open ended ज्योमेट्रीज के लिए इस तरह का वर्ड नहीं लिखते। पक्का नोट कर लीजिए। एक सवाल आपको पहले से होमवर्क में दिया होगा। Let's suppose this length is x,
Let's suppose this length is x. Confirm. Find the height of the, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ रख दो, दिखाई दे रहा है सबको. Find the height of the tetrahedron. कैमरे में नहीं दिखा. अच्छा कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी यार. कैमरे में तो अभी भी नहीं दिख पाएगा. सो आई हैव टू देख लीजिए. पहले तो ये हाइट, ये इस A से लेकर के B तक की लेंथ मैंने कितनी मानी है? x. ठीक है, आपको हाइट किसकी निकालनी है? इस पूरे टेट्राहेड्रॉन. अब सिंपल सी बात है, आंसर कुछ x से ज्यादा होगा. आंसर कुछ x से ज्यादा होगा. So you have to find the height of the tetrahedron. हाँ, निकाल लिया आपने? दिखा दिए सॉल्यूशन? ओरल से लिया था. मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर sin थीटा की वैल्यू किसके sin थीटा की वैल्यु निकाले थे? जैसे मुझे पता है 109 डिग्री अप्रॉक्स की है. बेटा यहाँ पे कोई 109 डिग्री का केस नहीं है. नहीं फिर ये सुन मेरी बात, ये 109 का केस नहीं है. ये एंगल 109, तो ये हाइट निकालेगा नीचे से. सुनना, तो ये हाइट निकालेगा नीचे से. ये जो एंगल बन रहा है ये 109 नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुझे एंगल पता नहीं है, तो तू -109 करके वो एंगल भी निकाल नहीं पाएगा. तो तूने 109 करके जो कुछ भी निकाला है, भगवान जाने क्या निकाला है. मैं सेफली एज्यूम कर सकता हूँ कि वो आंसर सही है. पक्का. टाइम लो, ज्योमेट्री आपके सामने है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सवाल की तरह ट्रीट करो, सॉल्व करो. नलिक में आप क्या सीखे थे जब भैया ने कबूल किया कि उसने कर लिया था और भैया दूसरे वालों ने नकल किया था? बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सैंटी मार. पक्का. देखो, आदमी सिर्फ डराओगे तो आदमी नहीं कबूलने वाला. और जनरली कौन नहीं कबूलता है? गिल्टी. जो गिल्टी होता है वो और रिजिड होने लगता है, हमें तो मानना ही नहीं है. जैसा भैया ने किसने किया? दूसरे वाले भैया ने, सर्वेश भाटिया साहब ने. उनकी चोरी कब पकड़ ली गई थी? जैसे ही उन्होंने कहा जो करना है कर लो. ये स्टेटमेंट नॉन गिल्टी नहीं देगा, क्योंकि बिना बात के मार नहीं खाना चाहता. और जो गिल्टी होगा उसे मालूम है मैक्सिमम क्या कर लोगे तुम? उतना ही मारोगे जितने की गिल्टी की है. वो तो वैसे भी करनी है, वो तो वैसे भी खाएंगे हम. ठीक है भाटिया साहब. और अगली बार ये हमसे मत कहिएगा. किसको जानते हैं आप सीनियर में, किस दीदी को? उनसे जाकर के कहिएगा कि आपने गौरव सर से कहा कि जो करना है कर लीजिएगा. ठीक है, हमसे ही बता रहे हैं, उनका चेहरा सूख जाएगा. अगर वो जानती होंगी आपके सिस्टर वगैरह या फैमिली फ्रेंड होंगी, उनका चेहरा सूख जाएगा. ठीक है भाई लोग, यहाँ एंड कर रहे हैं. सर. हाँ बेटा. सर एक बार आपने केमिकल इक्विलिब्रियम से वन टाइम पूछा था कि PCl5 कैसे फॉर्म होता है, तो डिसोसिएट कैसे. यार मैं तुम्हें ज्योमेट्री दिखा दे रहा हूँ. PCl5 मेरी AB5 की ज्योमेट्री में आएगा. कहिए तो मैं ज्योमेट्री दिखा दूंगा आपको. ज्योमेट्री मुझे दिखानी पड़ेगी, रुकनी पड़ेगी आपको. 2 मिनट रुकिएगा. बोला भाई का हाँ हो गया सर. ठीक है, वॉशरूम जाना है आपको तो पानी पी लीजिए यहाँ पर. उसके बाद आपको सीधे जाना न्यू लाइब्रेरी ऊपर, है ना. नेक्स्ट क्लास नहीं है आपकी भी. ठीक है, जल्दी करो. दिस वन इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5. PCl5 में मैंने कहा था कि PCl3 + Cl2 में इजीली टूट जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 लोगों की बात करूँ, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों एक जैसे नहीं है. अगर 1 और 2 के बीच के एंगल की बात करूंगा तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. फोर्सेस बैलेंस है, z एक्सिस पे बैलेंस है, x पे ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल, वो भी बैलेंस है. सो ओवरऑल फोर्सेस आर बैलेंस. इससे ज्यादा का कोई सिस्टम आएगा नहीं, क्योंकि थीटा आपका मैच करेगा. x + 4x cos थीटा
का कोई आंसर आना नहीं है, ज्योमेट्री जनरेट नहीं होगी। नाउ देन अगेन, अब इसमें बता दें कि कौन से दो एटम्स ज्यादा रिपल्शंस फील कर रहे होंगे। B1 और B2 ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे होंगे बजाय B2 ये B3 B4 B5, मतलब B1 B2 मैं ले लूं, B3 B4 B5 उतना रिपल्शन फील नहीं कर रहे होंगे बजाय B1 और B2। B1 90 डिग्री के 3 रिपल्शन झेल रहा है, ये वाला आदमी 90 डिग्री के 2 और 120 के 2, लेकिन चूंकि वो 120 हो गया है तो वो वैल्यू रिड्यूस हो गई काफी हद तक। तो ये दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं। तो ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से टूटना आसान, ऑल्दो टूटने के बाद एक तरफ लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज कर जाएगी, वो एक गलत बात है पीसीएल की, लेकिन इन दो आदमियों का टूटना क्या हो जाएगा, आसान। इसलिए PCl5 को अगर आप हल्का सा भी फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करें तो इजीली किस में टूट जाएगा, PCl3 और Cl3। ठीक है, खैर वीडियो चला गया तब जिस बेचारे ने सवाल पूछा था उसका आंसर नहीं आ